सवाल ये नहीं है कि पाकिस्तान ने हमें क्या दिया, सवाल ये है कि हमने पाकिस्तान को क्या दिया। और ये आप ग्रीन नंबर प्लेटें क्यों नहीं लगा रहे, पीछे 2 डाले क्यों नहीं लगा रहे? आपने गवर्नमेंट में आकर कुछ स्वैग सू कोई बदमाशी नहीं करनी। देखें, दिल तो सबका करता है। प्राइवेट गाड़ी यूज करते हैं, पेट्रोल अपना डलवाते हैं, कोई तनख्वाह नहीं लेते, ना कोई गाड़ी ना तनख्वाह। कोई छोटे मोटे रैंक का कोई अफसर तंग कर रहा है, कंप्लेंट फायर करने का तरीका क्या है? 308 न्यू मिनिस्टर्स ब्लॉक में हमारा ऑफिस है। आप खुद आके अपने रिटर्न एप्लीकेशन लेके आ सकते हैं हमारे पास, और जिस इदारे से मुतल्लिक आपको कोई कंप्लेंट है वो आप हमें आके रिटर्न एप्लीकेशन दे सकते हैं, तो उसकी कंप्लेंट पे भी हम कार्रवाई करते हैं। बाई डाक अपनी एप्लीकेशन लिख के, आईडी कार्ड की कॉपी लगा के, साइन करके एप्लीकेशन पे ऑनलाइन भी हमें कंप्लेंट कर सकते हैं। अमेरिका का लाइफस्टाइल और नेशनलिटी चोरी, यहाँ पर आप कंप्लेंट सेल में लगे हुए हैं तो सर यहाँ से कितना कमा रहे हैं, आपको प्रोटोकॉल मिला हुआ है, कितनी मुराद ले रहे हैं, कितनी तनख्वाह ले रहे हैं। आप लोगों में से जिसको जो भी मसला है, किसी भी अदारे से मसला है, आप कंप्लेंट सेल जा सकते हैं, अपनी जो कंप्लेंट है वो दर्ज करवा सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान अली हमजा और आप देख रहे हैं डेली पॉइंट। नाज़रीन, आज हम आपकी मुलाकात एक ऐसे शख्स से करवाने वाले हैं जिसकी सारी फैमिली अमेरिका सेटल है। उनकी वालदा, उनके बहन भाई, तमाम लोग अमेरिका सेटल हैं और इनके पास एक बहुत अच्छा मौका था कि ये अमेरिका सेटल हो सकते, लेकिन इन्होंने फैसला किया कि मैंने अमेरिका नहीं जाना, मैंने यहाँ पे पाकिस्तान में रह के पाकिस्तान को सर्व करना है। मैं आपकी आज मुलाकात करवाने वाला हूँ चौधरी उबैदुर रहमान साहब से, जो चीफ मिनिस्टर कंप्लेंट सेल के वाइस चेयरमैन भी हैं। और आज इनसे पूछते हैं कि ये अमेरिका सेटल नहीं हुए, एक अच्छा लाइफस्टाइल छोरा यहाँ पे अब ये कंप्लेंट सेल में वाइस चेयरमैन है, तो कितनी मुराद ले रहे हैं, क्या तनख्वाह ले रहे हैं, कितना प्रोटोकॉल है, आइए इनसे मुलाकात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। चौधरी साहब कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, आप खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के शुक्र। चौधरी साहब, सबसे पहले मुझे ये बताएं कि हर बंदे को अमेरिका जाना है, हर बंदे को अमेरिका जाना है, आपने ये ऑफर क्यों छोड़ दी? आप अमेरिका क्यों नहीं गए? कैसे ख्याल आया कि मैंने पाकिस्तान में रहना और यहाँ पे सर्व करना है? देखें जी, ये तो नहीं कि मैं अमेरिका गया नहीं, मैं अमेरिका गया ज़रूर, चूँकि मेरी फैमिली उधर है, बहन भाई उधर हैं, पेरेंट्स उधर थे। लेकिन आप समझें कि मैं जाता तब हूँ जब बहुत ज़्यादा उदास हो जाता हूँ, वालिदैन से मिलने का दिल करता है, बहन भाइयों को देखने का दिल करता है, तो 2-3 साल के बाद मैं चक्कर लगा लेता हूँ। लेकिन पाकिस्तान की मोहब्बत और इस वतन की मिट्टी की खुशबू मुझे वहाँ पे सेटल नहीं होने देती। मैं वापस पाकिस्तान आ जाता हूँ और आके इधर पाकिस्तान को मैं सर्व करना चाहता हूँ। और अगर सब लोग ही ये सोचें कि हमने एक अच्छा लाइफस्टाइल, वहाँ की ज़िंदगी, अच्छी ज़िंदगी गुजारनी है, एक वहाँ पे जाके डॉलर्स कमाने हैं, तो फिर पाकिस्तान तो फिर हम जैसे नौजवानों से महरूम हो जाएगा। चौधरी साहब, आपने बड़ी अच्छी बात की है। मैं यहाँ पे आपसे ये बात पूछना चाहूँगा, बल्कि आपसे डिस्कस करना चाहूँगा कि मैंने बहुत से लोग देखे हैं, बहुत से एक्टर्स, कुछ भी है, किसी का एक प्ले, एक शो हिट होता है, वो सबसे पहले पाकिस्तान से शिफ्ट करता है और फिर वो दुबई से या किसी और कंट्री से यहाँ पे आके शोज़ करता है। सर, क्या कहना चाहेंगे, जो यहाँ का टैलेंट है, जब उसको यहाँ के लोग इज्जत देते हैं तो वो सबसे पहले यहाँ से फरार होते हैं, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? मैं ये समझता हूँ कि जब तक हम में से नौजवान किसी भी फील्ड में हो, एक्टर हो, बिजनेसमैन हो, पॉलिटिशियन हो, जब तक हम ये सवाल करते रहेंगे ना कि पाकिस्तान ने हमें क्या दिया, तो फिर शायद हम यही सोचेंगे कि भाई बाहर हम जाके ज़्यादा पैसे कमा सकते हैं, लाइफस्टाइल अच्छा हो सकता है, उधर की जो रंगीनी है उनमें हम गुम हो सकते हैं। लेकिन जब हम ये सोचेंगे ना कि हमने बतौर पाकिस्तानी पाकिस्तान को क्या दिया है, तो फिर मेरा ख्याल है ये चीज़ ख़त्म हो जाएगी। और ये मैं समझता हूँ कि आइंदा जो हमारी नौजवान नस्ल है वो उसमें काफ़ी पॉजिटिव चेंजेस भी हैं कि वो पाकिस्तान में रह के भी सर्व करना चाहते हैं। चौधरी साहब, आप यहाँ पे पीटीआई के नुमाइंदे भी हैं, तो सर मुझे ये बताएं कि बेशक पाकिस्तान के पासपोर्ट की कदर भरी और भी इंटरनेशनल लेवल बहुत अच्छे अच्छे काम भी हुए होंगे, लेकिन आप ये बात एक गरीब को कैसे समझाएंगे जिसकी आमदन 500 है और डेली का खर्चा 1000 रुपया, उसको ये बात कैसे समझा सकते? जब भी किसी कौम पे मुश्किल वक्त आता है ना, तो कौम को भी कुर्बानी देनी पड़ती है, एक कौम बनना पड़ता है। जर्मनी में एक दफ़ा जो है ना को दूध की शॉर्टेज हो गई थी, तो उन लोगों ने फैसला किया मिलके कि हम जो है ना वो बिल्कुल ये इतनी देर के लिए दूध को इस्तेमाल नहीं करेंगे, ताकि जब डिमांड एंड सप्लाई का फ़र्क बढ़ता है, जब वो लोग फ़र्ज़ करें उस एक 10 किलो, एक मिसाल दे रहा हूँ, एक प्रोडक्शन है
और लेने वाले ज़्यादा हो जाएंगे तो ज़ाहिर है फिर तो वो उसकी कीमत बढ़ जाएगी। तो अगर वो लोग ख़रीदेंगे ही नहीं तो वो 10 किलो उन्होंने कहीं ना कहीं तो बेचना है ना। तो वो अगर उसकी मिसाल है कि अगर कीमत 100 रुपये किलो है तो वो उनको वो कम करके भी बेचना पड़ेगा तो बेचेंगे। 40 साल से तो इस करप्ट सिस्टम ने जड़ पकड़ ली हुई थी। अब उसको एक सिस्टम को तोड़ना और उसमें एक नई चेंजेस लाना तो ये एक दिन में तो नहीं हो जाता। इसके लिए कुछ तो कौम को भी कुर्बानी देनी पड़ेगी। जो साहब आप कंप्लेंट सेल के वाइस चेयरमैन हैं, तो मुझे ज़रा हमारी ऑडियंस को बताएं कि कंप्लेंट सेल जो है इसकी ड्यूटीज़ क्या हैं, ये किस तरह से काम करता है? अपनी किसी भी इंतज़ामी कंप्लेंट के लिए, पुलिस के ख़िलाफ़ कंप्लेंट के लिए, कोई FIR नहीं लॉन्च हो रही, कोई और जितने भी मसले मसाइल हैं, कोई DC साहब से मसला है, किसी ज़िले के DPO से मसला है, उनकी बात नहीं सुनी जा रही, तो जो लोग अपना पैगाम चीफ़ मिनिस्टर तक पहुंचाना चाहते हैं, तो चूँकि चीफ़ मिनिस्टर साहब तो खुद बिज़ी होते हैं, पूरा सूबा उन्होंने संभालना होता है, तो उनके बिहाफ पे ये कंप्लेंट सेल कायम किया गया है। जो लोग चीफ मिनिस्टर को कंप्लेंट करना चाहते हैं किसी भी डिपार्टमेंट के खिलाफ, हमारे चेयरमैन है पंजाब के, इसी तरह मैं वाइस चेयरमैन हूँ, इसी तरह ये पूरा एक डिपार्टमेंट है जिसमें ऑफिशियल लोग भी मौजूद हैं और हमारे जो पॉलिटिकल लोग हैं वो इसको हेड कर रहे हैं। लोग आते हैं हमारे पास कंप्लेंट्स लेके, जिसके खिलाफ भी कोई उसकी ग्रीवियंस है वो हमें एड्रेस करता है और हम फिर उसको राउट करके ये यकीनी बनाते हैं कि उसका मसला जो है वो हल हो। तो साहब मैं यहाँ पे आपसे मिलने आने वाला था, तो मुझे कुछ अफराद मिले और उन्होंने कहा कि यार कंप्लेंट सेल के वाइस चेयरमैन से मिलने जा रहे, तो उनसे जाके 2 चीज़ें ज़रूर पूछना। एक चीज़ ये है कि अगर वापडा वाले ओवर बिलिंग कर देते हैं, किसी को 1 लाख रुपया बिल भेज दिया, आप जाते हो कहते हो कि भाई मैंने तो 1 लाख की यूज़ ही नहीं की, तो कहते हैं अभी आ गया, इसको एक बार उतार लो, आइंदा नहीं आएगा। तो पहले तो मुझे ये बताएं कि एक बंदा जो 15,000 महीने का कमा रहा है वो 1 लाख रुपया कैसे एक बार भी उतार ले। सेकंड चीज़ ये है कि ये आजकल मजिस्ट्रेट जो हैं छोटी छोटी मार्केट में जाते हैं, छोटे छोटे फल फरोश करियाना की दुकानों पे जाते हैं और वहाँ पर जाके मैं इस चीज़ का चश्मदीद गवाह हूँ कि 5-5 हज़ार रुपया डेली लेते हैं, यानी कि उसके बाद 1 हफ्ते बाद दोबारा जाएंगे और कोई उसका यानी कि वो कोई कानून नहीं तोड़ रहा, कोई चीज़ महंगी नहीं बेच रहा। तो सर ये 2 लोगों ने मुझे सवाल आपके लिए भेजे हैं, तो सर आप ज़रा खुद ही जवाब दे दें। अगर वापडा के किसी एहलकार के खिलाफ आपको कोई शिकायत है तो सबसे इनका जो बेहतर, जहाँ पे इनकी जान ही नहीं छूटती, वो वफाकी मोतसिब है। अगर एक एप्लीकेशन आप जाके वफाकी मोतसिब को दे दें, आपको कोई इन्होंने ओवर चार्ज किया है या तंग किया है जानबूझ के, या ये कहा है गलती इनकी थी और इन्होंने कहा है कि आप बिल जमा करा दें, आगे एडजस्ट कर देंगे, तो आप ना कंप्रोमाइज़ करें, आप एक एप्लीकेशन उनको दें, इस पर इनके खिलाफ भरपूर कार्रवाई होगी। दूसरा, आपने ये बात की जुर्मानों वाली, अगर आप ठीक हैं तो फिर आप जुर्माना क्यों दें उसे? वो पता क्या करते हैं, वो आपका नाम लिख के ले जाते हैं, अगले दिन कांस्टेबल आएगा कहेगा जी आपके खिलाफ पर्चा है, आप उससे कह ही नहीं सकते कि तुमने मेरा पर्चा क्यों दिया। फिर वही बात है ना, अवेयरनेस की बात है ना। जब तक हमें अपने हक को कहीं पता नहीं चलेगा कि अगर मैं ठीक काम कर रहा हूं तो ये मजिस्ट्रेट या ये जो सिपाही आया है मेरे पास, ये मेरा चालान नहीं कर सकता या मेरे खिलाफ FIR नहीं दर्ज कर सकता। अब तो आपको पता है ये जो कानून में तरमीम की है, अब इसके तहत झूठी FIR दर्ज करवाने एक आम आदमी, वो तो पुलिस वाला है ना, उसके खिलाफ तो ज़्यादा ही होनी चाहिए। एक आम आदमी भी अगर झूठी FIR दर्ज कराएगा ना तो नए कानून के तहत उसको भी 5 लाख रुपए जुर्माना है। और अगर किसी की सही FIR दर्ज नहीं हो रही, तो पहले ये होता था कि लोग जाते थे ना SHO के पास और उसके बाद अदालत में रिट करनी पड़ती थी, अदालत से ऑर्डर लेना पड़ता था। अब ये SP को इख्तियार दे दिया नए कानून के तहत, क्या आप SP साहब के पास अपनी अपील कर सकते हैं कि मेरी FIR नहीं दर्ज हो रही, तो उसकी FIR फौरी तौर पर दर्ज हो। सर पुलिस की बात चल पड़ी है, तो मुझे ये बता दें कि PTI क्या ये जो पुलिस का निज़ाम है इसमें कोई बेहतरी कर पाएगी या ये कोई अगली गवर्नमेंट्स आएंगी तो वही करेंगे? हम पे ये इल्ज़ाम भी आता है कि इन्होंने 5 IG चेंज कर दिए, 6 चीफ सेक्रेटरी चेंज कर दिए। हमें कोई इन लोगों को चेंज करने का शौक नहीं है, ना कोई इधर फेवरेटिज्म है। सिर्फ ये देखते हैं कि अगर कोई डिलीवर नहीं कर पाता तो बेहतर से बेहतर की तलाश में अफसर को चेंज किया जाता है। मैं चूँकि मेरा सारा दिन काम ही यही है और ज़्यादा कंप्लेंट्स ही पुलिस के अगेंस्ट आती हैं, मैं समझता हूँ कि काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ चुका है। मतलब पहले
पहले एफआईआर दर्ज नहीं होती थी, बिल्कुल ये 6-6 महीने लगा देते थे। अब एफआईआर का तो ये है कि 2-3 दिन 4 दिन मैक्सिमम ये लगाते हैं और एफआईआर लोगों की दर्ज हो जाती है। अभी भी कुछ बहुत ज़्यादा बेहतरी की ज़रूरत है, लेकिन मैं समझता हूँ कि पुलिस भी पहले से जो है वो काफ़ी बेहतर हुई है और मज़ीद बेहतरी की गुंजाइश। तो सब एफआईआर तो दर्ज हो जाएगी, मुझे बताएं कि जो उनका रवैया है वो एक गरीब आदमी के साथ वो कौन ठीक करेगा, वो कैसे ठीक हो? मैं आपको आपके प्रोग्राम की वसातत से आवाम को ये भी बताना चाहता हूँ कि हर थाने में ये जो हमारे सीसीपीओ साहब हैं, इन्होंने एक कम्युनिटी पुलिस ऑफिसर जो है वो हर थाने में मुतय्यन है। इस बात का भी लोगों को पता नहीं होगा। उसका काम ही सिर्फ ये है कि अगर किसी को कोई एटीट्यूड प्रॉब्लम है पुलिस से या उनके रवैये से कोई शिकायत है, वो सिर्फ देख के डायरेक्ट सीसीपीओ साहब को रिपोर्ट है कि अगर कोई तफ्तीशी अफसर या ये एसएचओ चूँकि इंतज़ामी ऑफिसर होता है थाने का, उसका अगर रवैया ठीक नहीं है तो वो उधर बताता है, फिर उसके खिलाफ कार्रवाई भी होती है। ये आप ग्रीन नंबर प्लेटें क्यों नहीं लगा रहे, पीछे 2 डाले क्यों नहीं लगा रहे? आपने गवर्नमेंट में आकर कुछ स्वैग कोई बदमाशी नहीं करनी? देखें, दिल तो सबका करता है कि जी हम प्रोटोकॉल, लेकिन हमारा मुल्क जो है और हमारी गवर्नमेंट जो है इस टाइम मुतहम्मिल नहीं हो सकती। मेरी और कोई 10 लाख के करीब चेयरमैन की भी इसमें तनख्वाह हो और गाड़ियां भी ले सकते हैं, लेकिन अगर फिर बात मैं वही कहूँगा कि हम ये तो कहते हैं कि हमें क्या दिया पाकिस्तान ने, हम सिर्फ ये सोच के ये खिदमत कर रहे हैं कि हम पाकिस्तान को आज को जो कुछ आप हैं, जो कुछ मैं हूँ, एक आज़ाद जो मुल्क आज़ाद नहीं है। आप कश्मीरी किसी से पूछें उसका क्या हाल हो रहा है, इंडिया में देखें आप मुसलमानों का क्या हाल हो रहा है। तो हम सिर्फ हमारा ये ज़मीर मुत्तमिन है, हम ये मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि अगर हम अपना कुछ हिस्सा डाल देंगे इस मुल्क के लिए तो हमारी जो आने वाली नस्ल है उसको शायद हम पे फ़ख्र होगा। जी तो नाजरीन, ये थे चौधरी उबैदुर रहमान जो चीफ मिनिस्टर कंप्लेंट सेल में वाइस चेयरमैन भी हैं। इनका कहना ये था कि सवाल ये नहीं है कि पाकिस्तान ने हमें क्या दिया, सवाल ये है कि हमने पाकिस्तान को क्या दिया। और इन्होंने अपनी जॉब से रिलेटेड कंप्लेंट सेल में कंप्लेंट फायर करने का भी तरीका बताया। आप लोगों में से जिसको जो भी मसला है, किसी भी अदारे से मसला है, आप कंप्लेंट सेल जा सकते हैं, अपनी जो कंप्लेंट है वो दर्ज करवा सकते हैं। अपनी राय से कमेंट सेक्शन में ज़रूर आगाह कीजिएगा। इसी के साथ अपने मेज़बान अली हमज़ा को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।